हेलो बच्चों, चलिए आइए आज एक टॉपिक कवर करते हैं 80856 में, जो कि है मेमोरी सेगमेंट और हमारा एक फ्लैग रजिस्टर। तो ये दो टॉपिक को आज कवर करेंगे। हालांकि इसके ऊपर मैं और भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज इसमें थोड़ा और डीप में देखेंगे। कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं जिसको कवर करेंगे आज। तो आज देखते हैं हम लोग मेमोरी सेगमेंट। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमको मेमोरी को सेगमेंटेशन की जरूरत करनी पड़ती है, ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा जो एड्रेस जो है 20 पिन का होता है। 20 एड्रेस लाइन होते हैं। तो ये 20 एड्रेस लाइन से क्या किया जाता है कि हम कितने मेमोरी की लेंथ को हम एक्सेस कर पाते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ से कैलकुलेट कर पाते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं 2 का पावर 20 करके हम 1 MB मतलब 1 MB की मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसकी एड्रेसिंग की जा सकती है। बट यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का प्रोसेसर है, जिसके कारण हम सिर्फ 64 KB का ही डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं या उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो एड्रेस हमको दिया गया है कि इस एड्रेस के थ्रू हम इतने मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, तो इसमें डेटा भी रखा जा सकता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो डेटा लाइन है, टोटल डेटा लाइन हमारे पास 16 है, जिसके कारण हमारे पास 2 का पावर 16 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 64 KB का होता है। तो ये 64 KB डेटा को हम यहाँ पर एक एक स्लॉट में, मेमोरी को डिफरेंट स्लॉट में डिवाइड करेंगे, जिसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। तो एक सेगमेंटेशन, जो एक सेगमेंट बनेगा वो मैक्सिममली हमारे पास, ये मैक्सिममली हमारे पास कितना होगा, 64 KB का। तो इसको बोला जाता है मेमोरी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर करके सेगमेंट में डिवाइड करना। तो इस चीज़ को अगर हम डिवाइड करते हैं कि 1 MB, अगर 64 KB को हम 1 MB से डिवाइड करना शुरू करें, तो ये हमको करीबन 16 सेगमेंट्स के 64 KB हमारे पास सेगमेंट्स बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक फिजिकल मेमोरी है जिसका इनिशियल 0000 से शुरू होकर FFFFF, ये पूरे 1 MB को डिनोट कर रहा है। ये 1 MB है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 MB की मेमोरी है। अब इस 1 MB की मेमोरी को हम सेगमेंटेशन में डिवाइड करेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये हो गया हमारा एक सेगमेंट, जो कि 64 KB का बनेगा। वैसे अनदर सेगमेंट बनाएंगे तो ये 64 KB का। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टोटल 16 सेगमेंट तैयार कर सकते हैं, 16 सेगमेंट बना सकते हैं। तो ये हो गया इसको। अगर हम इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं किसी मेमोरी को, यहाँ पर ध्यान देंगे एक सेगमेंट हमारा यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है, और दूसरा वहीं से शुरू होकर दूसरा तैयार हो रहा है हमारा नया सेगमेंट बनने के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी मेमोरी जो एक्सेस एड्रेस जो है वो किसी भी दूसरे सेगमेंट के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स को पढ़े जाते हैं, ओवरलैपिंग सेगमेंटेशन एंड नॉन ओवरलैपिंग सेगमेंटेशन। तो ये होता है हमारा नॉन ओवरलैपिंग सेगमेंटेशन। यहाँ पर हमारी कोई भी मेमोरी, मान लीजिए ये एक सेगमेंट है, ये दूसरे सेगमेंट के साथ कहीं भी ओवरलैप नहीं होता, मतलब इस सेगमेंट में कोई भी एड्रेस ऐसा नहीं जो दूसरे सेगमेंट के साथ अटैच हो रहा हो। तो इसको कहा जाता है, इसको नॉन ओवरलैपिंग सेगमेंट। उसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से करें जो कि ओवरलैप होगा, वो किस तरीके से होगा, मान लीजिए एक मेमोरी लोकेशन यहाँ से शुरू हो रहा है और एक सेगमेंट यहाँ पर खत्म होता है जो कि 64 KB का है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर एक सेगमेंट एक हमारा बनाए हैं हमने, एड्रेसिंग की गई है कि यहाँ इस एड्रेस से इस एड्रेस के बीच 64 KB है, और वो हमारा एक सेगमेंट है जिसका सेगमेंट फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कि ये CS है, कोड सेगमेंट है, ये कोड सेगमेंट है। अब मान लीजिए हम डेटा सेगमेंट बना रहे हैं जो कि ओवरलैप है, मतलब हमारा डेटा सेगमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। तो ये हो गया हमारा डेटा सेगमेंट, मान लीजिए DS डेटा सेगमेंट, ये भी 64 KB का है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा जो बना है हमारा, ये ओवरलैप्ड हो गया है, मतलब
इस जो ओवरलैप जो एरिया जो हमारे पास आ रहा है, जो मेमोरी स्पेस जो बन रहा है, वो स्पेस को ओवरलैपिंग कहा जाता है। यहाँ पर हम डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर कोड भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा सेगमेंट के अंदर भी आ रहा है, ये कोड सेगमेंट के अंदर भी ये ओवरलैप्ड मेमोरी लोकेशन आ रहा है। तो इसको कहा जाता है ओवरलैप्ड मेमोरी कहा जाता है, जो कि सेगमेंटेशन में यहाँ पर दिखता है हमको। तो इस तरीके से हम कई सेगमेंटेशन बना सकते हैं विदाउट ओवरलैपिंग, विथ ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर ये चीज को हम देख रहे थे, यहाँ पर ये जो एग्जांपल देखा जा रहा है ये नॉन ओवरलैपिंग के अंदर आता है और ये ओवरलैप सेगमेंटेशन के अंदर आता है। आगे एक और चीज देखेंगे हम यहाँ पर, ये तो समझ गए कि ओवरलैप और नॉन ओवरलैप क्या होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम कितने सेगमेंट बना सकते हैं। तो कितने सेगमेंट बना सकते हैं, तो यहाँ ओवरलैप अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ हम ये कैलकुलेट किए थे, जिससे हमको पता चला था कि हम 16 सेगमेंट बना सकते हैं। 16 सेगमेंट बना सकते हैं कहने का मतलब ये था कि हमारा जो 1 MB का मेमोरी है, अगर 64 KB से हम यहाँ पर डिवाइड करें और 16 सेगमेंट हमारे पास दिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि नॉन ओवरलैप हमारे पास सेगमेंट होगा। तो यहाँ पर जैसे मेमोरी लोकेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेमोरी लोकेशन को हम इस तरीके से डिवाइड करते हुए 16 टाइम्स हम यहाँ पर 16 टाइम्स जाएंगे और उसमें हम नॉन ओवरलैप्ड सेगमेंट बना सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हम कितने कोड सेगमेंट, कितने एक्स्ट्रा सेगमेंट और कितने स्टैक सेगमेंट्स बना सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट, ये 4 टाइप के हमारे पास मेमोरी को सेगमेंट करने के लिए हमारे पास है। तो ये चार में से हम ये जो 16 जो विदाउट ओवरलैपिंग 16 सेगमेंट बनाने की बात कर रहे हैं, वो कितने होंगे। क्या ये हो सकता है कि अगर हम इसको 4 4 4 एंड 4 इस तरीके से 16 इस तरीके से बना सकते हैं, या इसकी काउंटिंग कितनी भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर विदाउट ओवरलैपिंग बना रहे हैं तो 16 हम मैक्सिमम 64 KB का अगर हम बना रहे हैं तो 16 हमारे पास सेगमेंट होंगे, और 16 सेगमेंट होने के बाद भी हम यहाँ पर क्वांटिटी अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए इसको 5, इसको 5, इसको 3 कर दिए, तो हमारे पास यहाँ पर 5 बचता है, सॉरी 3 बचता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट लोकेशन हमको एज पर यूसेज हम उतने डेटा सेगमेंट और उतने ही कोड सेगमेंट जितनी हमको जरूरत होती है हम उतना ही बनाते हैं, और इस तरीके से ये वर्क होता है। अगर हम ओवरलैप्ड बनाएंगे तो हम n नंबर ऑफ ओवरलैपिंग के साथ अगर बनाना चाह रहे हैं तो हमारे डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, एक्सेस सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट जो है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मतलब n नंबर ऑफ हो सकता है, आप जितना भी बना सकते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग केस बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि मेमोरी का सेगमेंटेशन 2 तरीके से किया जाता है, एक नॉन ओवरलैपिंग एंड ओवरलैपिंग। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखनी है कि मैंने यहाँ पर कहा है 64 KB मैक्सिमम। इसका मतलब यह है कि हम कोड सेगमेंट या विदाउट ओवरलैपिंग भी बनाना चाह रहे हैं तो कम मेमोरी वाला भी हम यहाँ पर कई सेगमेंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए डेटा सेगमेंट को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पर मान लीजिए 60 KB का बनाए हुए हैं। वैसे ही एक्स्ट्रा सेगमेंट जो है, एक्स्ट्रा सेगमेंट हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए हम इसको मान लीजिए 10 KB का बनाए हैं। वैसे ही हमारे पास कोड सेगमेंट जरूरत पड़ती है तो हम मान लीजिए 50 KB का बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट साइज का भी सेगमेंट तैयार कर सकते हैं। विदाउट ओवरलैपिंग भी हम बहुत सारे नंबर ऑफ सेगमेंट्स तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर पता चलता है कि हमारे कौन कौन से सेगमेंट कितने साइज के बनाए जा सकते हैं, प्लस n नंबर ऑफ साइज के हमारे पास सेगमेंट तैयार किए जा सकते हैं। 1 MB हमारे पास जो मेमोरी एक्सेसिंग जो अवेलेबिलिटी दी गई है, जो कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में है। तो ये हो गया हमारा सेगमेंटेशन कि हम कितने ओवरलैपिंग कर पाएंगे, कितने नॉन ओवरलैपिंग कर पाएंगे, और किस तरीके से इस मेमोरी का साइज भी डिसाइड किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना है
कि हमारे पास जो ये रजिस्टर है जो कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है, जो कि सेगमेंट का जो बेस एड्रेस होता है उसको होल्ड करता है। बेस एड्रेस किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक एक सेगमेंट है, तो ये इनिशियल एड्रेस, ये एड्रेस कहलाता है बेस एड्रेस। तो ये इनिशियल एड्रेस को ही हम बेस एड्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज को ध्यान देना होता है, कोई भी सेगमेंट आप चालू कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं, तो जो इनिशियल एड्रेस होता है वो बेस एड्रेस कहलाता है, और वही बेस एड्रेस हमारा कोड सेगमेंट, एक्सेस सेगमेंट, डेटा सेगमेंट या फिर स्टैक सेगमेंट में वही एड्रेस को स्टोर करवाया जाता है, ताकि हम वहां से ये समझ पाए कि वहां से हमारा कोड सेगमेंट शुरू हो रहा है या हमारा सेगमेंटेशन की स्टार्टिंग एड्रेस वो है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट का डिसीजन लेते हैं कि वो कहाँ से शुरू होगा। और इसके बाद जो ऑफसेट एड्रेस की बात की जाती है, जैसे यहाँ हमारे पास ये मान लीजिए हमारे पास कोड सेगमेंट है, इस कोड सेगमेंट में ये पर्टिकुलर एड्रेस को हमको एक्सेस करना है, तो इस एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हमारे पास ऑफसेट एड्रेस होना जरूरी है, तभी हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। और ऑफसेट एड्रेस हमारा स्टोर होता है SP, BP, SI, DI और IP। ये जो हमारे पास रजिस्टर हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर के पास अवेलेबल होता है, वहां पर कंजुगेटेड जो भी रिलेटेड, जैसे कोड सेगमेंट के लिए हमारे पास IP, उसके लिए बाय डिफॉल्ट हमारे पास ऑफसेट एड्रेस स्टोर करने के लिए होता है, तो हम IP में अगर ऑफसेट एड्रेस रखेंगे तो कोड सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस वहीं से एक्सेस होगा। फिजिकल मेमोरी बनाने का प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फिजिकल मेमोरी कैसे एक्सेस किया जाता है, क्योंकि फिजिकल मेमोरी हमारी होती है 20 बिट का, और 20 बिट को बना 16 बिट से 20 बिट किस तरीके से बनाया जाता है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। फिर भी मैं अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि हमको अगर फिजिकल मेमोरी जो 20 बिट होती है, फिजिकल एड्रेस जो कि 20 बिट होता है, उसको हम 16 बिट जो कि हमारा कोड सेगमेंट ये सेगमेंट हमको देता है, जो कि बेस एड्रेस कहलाता है। बेस एड्रेस मल्टीप्लाई पोजीशन को हमको पोजीशन जो होती है उसको सिंगल हेक्स कोड पे हम अगर शिफ्ट करना है, या फिर बाइनरी बिट में हम लोग 4 बिट पोजीशन को शिफ्ट करना होता है राइट टू लेफ्ट, तो उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर 10 मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ प्लस ऑफसेट एड्रेस। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारे ये बेस एड्रेस भी 16 बिट का होता है, तो 16 बिट मल्टीप्लाई 10 प्लस 16 बिट, तो इस तरीके से हम यहाँ पर 20 बिट का एड्रेस, फिजिकल एड्रेस को एक्सेस कर लेते हैं। ये होता है फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने का मैकेनिज्म। तो इस तरीके से हम फिजिकल एड्रेस एक्सेस करते हैं। तो ये हो गया सेगमेंटेशन के ऊपर पूरे क्वेश्चन। इसके ऊपर भी हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो मैंने कहा था, हम यहाँ पर फ्लैग, इस फ्लैग रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि फ्लैग रजिस्टर क्या क्या होती है और वो किस किस चीज़ों को डील करता है। तो चलिए फ्लैग एड्रेस को हम यहाँ पर बनाते हैं। फ्लैग एड्रेस, क्योंकि जैसा कि हमारा माइक्रोप्रोसेसर 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो फ्लैग रजिस्टर भी हमारा 16 बिट का होगा। तो यहाँ पर मैं 16 बिट फ्लैग रजिस्टर को यहाँ पर बना लेता हूँ। यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये हो गया हमारा टोटल फ्लैग रजिस्टर को डिनोट करने के लिए 16 बिट का एक हम यहाँ पर फिगर बनाए हुए हैं। उस चीज में कौन कौन से बिट हमारे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है उस चीज को देखते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, इसको हम यहाँ क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि जो इनिशियल 4 बिट जो है हमारे शुरुआत के जो 4 बिट है वो हमारे बाय डिफॉल्ट डोंट केयर में होता है। वहाँ के बिट से हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। इंफॉर्मेशन मिलना शुरू होता है 11th बिट से। तो 11th बिट से हम शुरू करते हैं।
इसको मैं लाइन से लिख रहे हैं, उसके लाइन से लिखने के बाद मैं इसका मतलब बताऊंगा कि वो किस तरीके से होगा। तो इसको लिखेंगे ODITSZ, ये अगेन डोंट केयर, एंड AX अगेन डोंट केयर, P क्रॉस CY। अब ये इंडिविजुअली मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या क्या चीजें हैं, इसको किस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर आपको याद रखने के लिए ODIT इस तरीके से याद रखना, उसके बाद SZ, देन क्रॉस, एक के बाद एक हमको क्रॉस लगाना है, ऑक्सिलरी कैरी, पेरिविट एंड कैरी। तो ये कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या चीजें, इनको लाइन से हम देखते हैं। तो जीरो वाले से पोजीशन से शुरू करते हैं हम। तो ये CY जो होता है हमारा, CY एक्चुअली कैरी को डिफाइन करता है, ये कैरी बिट को डिफाइन करता है। कैरी बिट क्या होता है उस चीज को समझते हैं। कैरी बिट उसे कहते हैं जब हम कोई भी अरिथमेटिक टाइप के ऑपरेशन करते हैं, जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो जब हम दो बिट को कभी भी माइनस या प्लस करते हैं, जिस तरीके से मान लीजिए 1 + 1 हम इस तरीके से करते हैं, तो 0 1 हमारे पास यहाँ पर कैरी जनरेट होता है। तो वो कैरी फ्लैग में हम लोग को रिफ्लेक्ट होता है कि हमारा एडिशन करने पर हमारा अगर कैरी जनरेशन हुआ है तो फ्लैग जो है हमारा कैरी वाला फ्लैग सेट हो जाता है। तो उससे हमको पता चलता है कि हमारे एडिशन प्रोसेस में एक कैरी जनरेट हुआ था। और इसी तरीके से अगर हम बोरो लेते हैं, जैसे कि हमको माइनस करना होता है 0 1 जिसको माइनस करना होता है, तब हमको यहाँ पर बोरो जनरेट होता है। तो ये जो बोरो जनरेट होता है, बोरो के केस में भी हम कैरी फ्लैग को सेट करते हैं। तो यहाँ पर कैरी फ्लैग चाहे कैरी से आए चाहे बोरो से आए, उससे हमारा अगर ये जनरेशन हुआ है मैथमेटिकली ऑपरेशन में, ये प्रोसेस में अगर कैरी या बोरो जनरेट होगा तो हमारा कैरी फ्लैग में उसका इफेक्ट रिफ्लेक्ट होगा और वहां पर वो सेट हो जाएगा। मतलब कैरी फ्लैग अगर 1 है तो मतलब या तो कैरी जनरेट हुआ या तो बोरो जनरेट हुआ है, इससे हमको यहाँ पर पता चलता है। तो ये कैरी फ्लैग को डिनोट करता है। अब यहाँ पर एक और चीज है AX का मतलब ऑक्सिलरी कैरी है। तो ऑक्सिलरी कैरी कहने का क्या मतलब होगा? तो ऑक्सिलरी कैरी उसे कहते हैं जब हमारा, क्योंकि हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन या तो 16 बिट का हो सकता है या तो हमारा 8 बिट का हो सकता है या 4 बिट का। तो इस चीज को हमको यहाँ पर ध्यान देना होता है। यदि हमारा ऑपरेशन मान लीजिए 8 बिट का है, जैसे 1 0 0 1 0 1 1 0 देन 1 1 1 0 1 0 1 0, कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमको यहाँ पर सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन करना है। तो सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 0 0 होता है, 1 0 0 0 होता है, 1 0 1 देन 0 1 0 1 में यहाँ पर अब बोरो की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बोरो जनरेट होगा, तो हम यहाँ से बोरो एक यहाँ पर लेंगे और इसके बाद ये 1 एंड देन 1। तो इस तरीके से हमारे पास बोरो जनरेट होता है। तो ये केस अगर हमारा 4th बिट, मतलब 4th बिट से अगर बोरो जनरेट आया है, बोरो 4th बिट से 3rd बिट में अगर आएगा तो उसे कहा जाता है हमारा ऑक्सिलरी कैरी। तो ये बोरो जो कहलाएगा हमारा ऑक्सिलरी कैरी को कहलाता है। तो ये ऑक्सिलरी कैरी कहां से जनरेट होता है? 4th बिट से 3rd बिट में। 4th से अगर 3rd बिट में जा रहा होगा तो उसको ऑक्सिलरी कैरी कहते हैं। और यही चीज अगर 7th बिट, अगर 8th बिट से 7th बिट में अगर जा रहा हो, मतलब 8th बिट से अगर 7th बिट में बोरो जा रहा होगा तो उसको सिर्फ कैरी कहा जाता है। और वही चीज अगर 16 बिट में भी होगा तो 16 बिट के लिए भी वो भी हमारा 16 बिट में अगर आ रहा है, 17 बिट से 16 बिट के लिए अगर हमारे पास आ रहा है तो वो अगेन कैरी कहलाएगा। बट ऑक्सिलरी कैरी सिर्फ हमारा तब जनरेट होता है जब 4th बिट से हमारा 3rd बिट में अगर कैरी या बोरो का प्रोसेस हुआ है, तब हम उसको कहते हैं ऑक्सिलरी कैरी। और बाकी समय में हमारा कैरी ही जनरेट कहलाता है। तो इस बात को हमको ध्यान रखना होता है। तो कैरी कब सेट हो रहा है, कब रिसेट हो रहा है, उस चीज का हमको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है कि हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन किए हुए तो ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुआ है कि कैरी जनरेट हुआ है। हमको ये 2 बिट से यहाँ से हमको ये चीज पता चलती है। आगे यहाँ पर लास्ट में जो P लिखा हुआ है, वो P क्या चीज है उसे देख लेते हैं। ये P जो है पैरिटी बिट को शो करता है।
ये पैरिटी बिट होता है। पैरिटी बिट एक्चुअली काउंटिंग ऑफ वंस का होता है। जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, किसी भी तरीके का ऑपरेशन होता है और हमारे पास जो एक्यूमुलेटर में जो आंसर आए होते हैं, जो 16 बिट का आंसर हमारे पास आएगा, उस 16 बिट में नंबर ऑफ वंस को काउंट किया जाता है। नंबर्स ऑफ वंस, तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं? अगर नंबर ऑफ वंस इवन है या तो ऑड है, दो केस हो सकता है कि 16 बिट के पूरे जो हमारे पास एक्यूमुलेटर में जो आंसर आया हुआ है, उस आंसर का या तो क्वांटिटी नंबर ऑफ वंस या तो ऑड होंगे या फिर इवन होंगे। अगर इवन आया है तो पैरिटी बिट 0 होता है, ऑड आया तो पैरिटी बिट 1 होता है। तो यहाँ पर उसी चीज को रिफ्लेक्ट किया जाता है 0 एंड 1 से, कि हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर आए हुए आंसर में कितने नंबर ऑफ वंस है, या वो इवन है या ऑड है। बस क्वांटिटी को उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है पैरिटी बिट के थ्रू। तो ये पैरिटी बिट हमको यहाँ पर इस चीज को बताता है। देन यहाँ देख रहे हैं हम लोग का z हमको रिफ्लेक्ट करता है 0 को। तो 0 मतलब क्या हुआ कि हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर आया हुआ आंसर क्या 0 है या नॉन जीरो है। नॉन जीरो में दोनों चीजें आ जाती है, पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू। अगर हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन के कारण हमारा अगर एक्यूमुलेटर में आंसर 0 आ जाता है, तो उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है हमारा ये वाला बिट, जो 6th बिट है, जो कि 0 फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 फ्लैग, अगर 0 फ्लैग की वैल्यू 0 है तो वो नॉन जीरो है, और 0 फ्लैग की वैल्यू 1 है तो वो आंसर आया 0। मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर आया हुआ आंसर हमारा 0 है, वो चीज रिप्रेजेंट करता है हमारा Z फ्लैग। Z फ्लैग में 1 है, इसका मतलब अब हमारे पास एक्यूमुलेटर में आंसर 0 आया हुआ है, तो उस चीज को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। देन साइन, जैसे हमसे 0 फ्लैग से पता चल रहा है कि 0 है या नहीं है, तो वो हमको पता चल जाएगा Z फ्लैग से। लेकिन वो वैल्यू साइन वैल्यू है क्या, कि प्लस है या माइनस है, नेगेटिव वैल्यू है कि पॉजिटिव वैल्यू है, इसका रिप्रेजेंटेशन हमको 7th बिट से पता चलता है। कि 7th बिट ये बताता है कि हमारे पास आया हुआ वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर हमारा आया हुआ आंसर नेगेटिव है तो साइन फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो 0 और 1 से हम यहाँ पर पता कर पाते हैं कि हमारा आया हुआ आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पर जो टी है, यहाँ पर इसको ट्रैप बोला जाता है। ये एक्चुअली इंटरप्ट है, इंटरप्ट को डिफाइन करता है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर किसी प्रोसेस में कोई उसको अगर प्रोग्राम में बिजी है और कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हो और उस समय ट्रैप फ्लैग अगर सेट हो रहा है, तो ट्रैप फ्लैग सेट होने का मतलब ये है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस में हमारा माइक्रो प्रोसेसर वर्क कर रहा है। मीन्स ये होता है कि एक सिंगल क्लॉक पल्स में वो पहले एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, देन सिग्नल नेक्स्ट पल्स में वो अपना कंट्रोल जो भी सब रूटीन इंटरप्ट सब रूटीन प्रोग्राम होते हैं उसको हैंडओवर कर देता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सिंगल स्टेप में चला जाता है और एग्जीक्यूशन प्रोसेस को ये इफेक्ट करता है। तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए हमको यहाँ पर टी जो ट्रैप फ्लैग है, और एक्चुअली ट्रैप भी इंटरप्ट का एक पार्ट है जो कि हमको ये डिफाइन करता है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर हायर प्रायोरिटी का हमारे पास इंटरप्ट एग्जीक्यूट हुआ है जिसको वो प्रोसेस करना चाह रहा है, उस चीज को डिफाइन करता है हमारा ट्रैप फ्लैग। तो यहाँ पर टी ट्रैप फ्लैग को दिखाता है। देन यहाँ पर आई है, आई एक और आई यहाँ पर जो दिया है इंटरप्ट को डिफाइन करता है। ये इंटरप्ट को डिफाइन करता है। इंटरप्ट कहने का मतलब अगर कोई भी प्रोसेसिंग के दौरान कोई बाहर से एग्जीक्यूशन आया हुआ है जिसको माइक्रो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए एक इंटरप्ट एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि माइक्रो प्रोसेसर को पता चले कि बाहर से कोई इंटरप्ट रिक्वेस्ट आया हुआ है। तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए हमको यहाँ पर ये इंटरप्ट फ्लैग यहाँ पर सेट और रिसेट होता है। तो ये इंटरप्ट फ्लैग है। देन डी यहाँ पर डायरेक्शन है, डी ये डायरेक्शन फ्लैग को डिफाइन करता है। डायरेक्शन फ्लैग उस समय सेट और रिसेट होता है जब हम माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा कोई स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन करवा रहे हैं। मीन्स मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए 10 कोई डेटा किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है, उसको कहीं और शिफ्ट किया जा रहा हो अनदर किसी मेमोरी लोकेशन में, तब वहां पर ये चीज देखा जाता है कि जो डेटा को
शिफ्ट करने के तरीके में एड्रेस इंक्रीमेंट ऑर्डर में चलेगा या डिक्रीमेंट ऑर्डर में। तो यहाँ पर अगर डी की वैल्यू 0 होती है, मतलब इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो एड्रेस लाइन बाय लाइन इंक्रीमेंट होता हुआ आगे बढ़ेगा, मतलब लोअर एड्रेस से हायर एड्रेस की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमारा स्ट्रिंग ट्रेवल करेगा। और यही चीज अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तब उस समय एड्रेस जो होता है हमारा हायर से लोअर की तरफ शिफ्ट होता है। तो हायर टू लोअर हमारे पास ये डेटा ट्रेवल करने का काम करता है। तो ये डायरेक्शन को डिफाइन करता है कि हमारा एड्रेस इंक्रीमेंट ऑर्डर में शिफ्ट हो रहा है या डिक्रीमेंट ऑर्डर में शिफ्ट हो रहा है। उस चीज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन फ्लैग होता है, जो कि डी से डिफाइन किया गया है। वो बिट हमारा 10th बिट है। देन ओ यहाँ पर एक और है, ओ इसको बोला जाता है ओवरलैपिंग, सॉरी ओवरफ्लो। ओवरफ्लो, यहाँ ओवरफ्लो को डिफाइन किया जाता है। ओवरफ्लो क्या चीज है उस चीज को यहाँ पर समझेंगे। जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं या एडिशन या सब्सट्रैक्शन कोई भी प्रोसेस किया जाता है, तो जब आया हुआ आंसर, जैसे मान लीजिए हमारा माइक्रोप्रोसेसर 16 बिट का प्रोसेसिंग करता है और 16 बिट के प्रोसेस में अगर हमारा आंसर आया हुआ आंसर 17th बिट तक पहुंच गया हो, जो 16 बिट तक, क्योंकि हर एक रजिस्टर 16 बिट तक ही होल्ड कर सकता है, और आया हुआ एक्यूमुलेटर में आंसर जो हमारा 17 बिट तक क्या रिजल्ट एग्जीक्यूट हो गया हो, तो वो 17 बिट में अगर वैल्यू है तो उसे कहा जाता है ओवरफ्लो। जब वैल्यू हमारे एक्सेस कर जाता है रजिस्टर से तब उसको ओवरफ्लो कहा जाता है। तो यहाँ पर 16 बिट के ऑपरेशन में अगर 17th बिट अगर हमारा सेट होता है, उस केस में ओवरफ्लो सेट हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है, 17 बिट रीसेट है, इसकी भी वैल्यू 0 होती है। तो ये ओवरफ्लो का केस होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन में। ये जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन वाले प्रोग्राम जब रन करेंगे उस समय में ओवरफ्लो के फ्लैग को आगे मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल अभी यही समझते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशन के ड्यूरेशन में अगर 17th बिट सेट हुआ तो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग भी सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा फ्लैग रजिस्टर है, जो कि 16 बिट का फ्लैग रजिस्टर होता है। इसमें कुछ डोंट केयर्स पोजीशन होते हैं, हमको याद रखना है और उसी तरीके से वर्क करना है। यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ये हमारा 8 बिट और नेक्स्ट हायर 8 बिट में ये आता है हमारे पास। तो ये 8 बिट में जो हम पढ़ रहे हैं यही चीज हमारा 8085 में भी यही फ्लैग होते हैं, जो मॉडिफाई होके बस 16 बिट के माइक्रोप्रोसेसर जो कि 8086 है उसमें हमारे ये 4 फ्लैग एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा फ्लैग रजिस्टर है, जो कि आए हुए एक्यूमुलेटर में आंसर के पोजीशन और उसके स्टेटस को डिफाइन करने के लिए काम आता है। ओके, थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी माइक्रोप्रोसेसर 8086 रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।